नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एलजीबी फॉर्ज लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल स्टेप टू स्टेप देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देखेंगे। इसके बाद कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरेंग्स है वो देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज कैसे, और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह का करंट ग्रोथ अपने बिजनेस में कर रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एलजीबी फॉर्ज ये कंपनी हॉट, कोल्ड और वार्म इन जैसे रेंज के जो फॉर्गिंग्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसके साथ ही में मशीन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उसका भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ओवरऑल यह इंफॉर्मेशन देखने से पता चलता है कि ये कंपनी फॉर्गिंग सेक्टर में वेरियस रेंज में जो फॉर्गिंग्स होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमने देख लिया, लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी किस तरह का ग्रोथ कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी ने 100 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 132 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल 101 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में ये ड्रॉप होकर 92 करोड़, इसके बाद मार्च 22 में ये बढ़कर 130 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 116 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 से लेकर अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अपना जो सेल्स है वो 100 करोड़ के ऊपर जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो 1-2 साल अगर हम देखेंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन इसके अगले साल फिर से हमें पिछले साल के कंपेरेटिवली ड्रॉप होते हुए देखने को मिलता है। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स हमें वोलाटाइल देखने को मिला है, उसी तरह कंपनी के बाकी के सेगमेंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिसमें मार्च 18 और 19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 और 9 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 6 करोड़, इसके अगले 2 साल बढ़कर 9 और 10 करोड़ का हुआ, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये फिर से लॉस में गया है। तो ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने प्लस में जरूर जनरेट किया है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो सेल्स की तरह हमें बहुत ही ऊपर नीचे और अनस्टेबल होते हुए देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे, मार्च 18 और 19 में 2 और 7% थे, जो कि इसके अगले साल कम होकर 6%, इसके अगले साल बढ़कर फिर से 10%, इसके अगले साल मार्च 22 में ये ड्रॉप होकर 8%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -2% के हमें देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स की तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के जो नंबर्स है वो 1-2 साल बढ़ते हैं, लेकिन उसके अगले साल फिर से हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी कंपनी में हमें कोई स्टेबिलिटी यहाँ से देखने को नहीं मिली है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में ये -3 करोड़, इसके अगले साल +2 करोड़, इसके अगले साल फिर से -1 करोड़, इसके अगले 2 साल 3 करोड़ का प्लस में हमें देखने को मिला, और उसके अगले साल फिर से -7 करोड़ का है। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो कंसिस्टेंट बहुत ही ऊपर नीचे और वोलाटाइल देखने को मिले, उसी तरह अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसके जो नंबर्स है वो भी प्लस और माइनस में कंटिन्यूस जा रहे, और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और उसके साथ ही में कंपनी का अभी हमने नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखा है, इन सभी में हमें कोई यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली, जिसमें इन सभी के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो 1-2 साल में इसमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन उसके अगले साल फिर से इसके जो परफॉर्मेंस है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सभी सेगमेंट की अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें हमें कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, और ये वोलाटाइल होते हुए देखने को मिले। उसी रीज़न की वजह से अगर हम कंपनी का शेयर का चार्ट देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट हमें बहुत ही वोलाटाइल और बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी को अपने परफॉर्मेंस में आने वाले समय में एक अच्छी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ताकि कंपनी की स्टेबल ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें इस कंपनी के पास सितंबर 22 में
12 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 20 करोड़ का है। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली लगभग डबल का कंपनी के ऊपर बोरिंग्स है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को अभी हमें वीक करते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी के ऊपर जो कंसिस्टेंट बोरिंग्स बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो भी हमें पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए देखने को मिले। और यही रीज़न है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो हमें प्लस से माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अगर नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स के परफॉर्मेंस में अच्छी इंप्रूवमेंट तो लानी पड़ेगी, लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो भी कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़े और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें वीक होते हुए देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें कंपनी का मार्च 18 में अगर हम नेट कैश फ्लो देखेंगे तो ये ज़ीरो था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो मैक्सिमम हमें ज़ीरो ही कंसिस्टेंट देखने को मिला है। तो इस कंपनी के पास अगर हम पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कोई नेट कैश फ्लो देखने को नहीं मिला है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हमें इस कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें ज़ीरो ही देखने को मिला था। तो इस कंपनी को सबसे जो बड़ी इंप्रूवमेंट करनी है वो इस कंपनी के नेट कैश फ्लो में करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो अगर हम पिछले 8 से लेकर 9 साल में देखेंगे तो एक भी बार 1 करोड़ के प्लस में हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसी वजह से इसमें जब तक कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक कंपनी लॉन्ग टर्म की नज़र से कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी हमें ख़राब देखने को मिला है। और उसके बाद डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 98 है, जो कि इससे पहले साल में 135 थे। और उससे पहले कंपनी के जो डेप्टर डेज के नंबर से वो 100 के नीचे हमें देखने को मिले थे। तो इस कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज भी देखेंगे तो इसमें कंपनी 1-2 साल अच्छी इंप्रूवमेंट ज़रूर करती है, लेकिन इसके बाद फिर से इसके जो डेज है वो बढ़ते हैं, जिस रीज़न की वजह से कंसिस्टेंट कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। और इन्वेंट्री डेज में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ये अभी मार्च 22 में 145 है, जो कि इससे पहले 165 थे। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 88 और 137 थे, जो कि इससे पहले 172 हमें देखने को मिले थे। तो इस कंपनी के अगर हम इन्वेंट्री डेज भी देखेंगे तो 1-2 साल ये कंपनी कम करती है, लेकिन इसके अगले साल फिर से बढ़ता है, जो कि और इसी वजह से इसमें भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें अनस्टेबल देखने को मिला है। और इसी वजह से इन्वेंट्री डेज में भी कंपनी को कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करके इसके नंबर्स कम करने पड़ेंगे। तो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों में कंपनी को बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 73.83% की एक स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी है। इसके बाद या डीआईएस के पास बहुत ही कम 0.01% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास 26.16% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि कंपनी को फिलहाल स्टेबल बना रहा है। लेकिन उसको छोड़कर बाकी के सभी सेगमेंट में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज, इन सभी में कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से वो स्टेबल करने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न हमें कंसिस्टेंट और ट्रस्टली देते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस वोलेटाइल है उस रीज़न की वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो स्टेबल होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। और इसी वजह से जब तक कंपनी की स्टेबल ग्रोथ नहीं होती तब तक हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।